सभी को नमस्ते। पूज्य बाबा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। योगेश भैया को सादर प्रणाम। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद प्रणेता श्रद्धेय ए नागराज पर आधारित जीवन विद्या परिचय शिविर मानवीय शिक्षण शोध संस्थान में 17 मई से 27 मई में संपन्न हुआ। ये शिविर क्या है? मध्यस्थ दर्शन अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन या सह अस्तित्ववाद या जीवन विद्या मानव को समझने के लिए एक नया आयाम है। यह विकल्प ए नागराज अमरकंटक इनके द्वारा अनुसंधान किया है। यह एक प्रस्ताव वास्तविकता, अस्तित्व और मानवीय आचरण को समझने और जीने का है। इसमें हर आयाम में समझना और जीना समाहित है। यह एक विकल्प भौतिकवाद और आदर्शवाद के लिए है। अखंड मानव जाति इस विकल्प का मूल्यांकन और अध्ययन कर सकता है। इसी कड़ी में आज अपना मूल्यांकन रखने जा रहे हैं कोमल बेटा जी। तो कोमल बेटा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना मूल्यांकन यहाँ रखे। नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते बेटा जी, स्वागत है आपका। आप अपना संक्षिप्त में परिचय भी दीजिए। ओके। मैं कोमल शर्मा औरंगाबाद से हूँ। पूज्य बाबा जी के प्रति कृतज्ञता। भैया ने जो शिविर लिया था उसमें मुझे मानवीय मूल्य पर ध्यान गया, तो मेरी प्रस्तुति में मानवीय मूल्य पर करना चाह रही हूँ। मानवीय मूल्य 6 है: धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। इसमें जो धीरता है, न्यायपूर्वक जीने में जो दृढ़ता एवं निष्ठा होती है। धीरता में हम हर पल हर क्षण हमें मूल्यांकन हो रहा हो और उभय तृप्ति हो। मानव चेतना तक हम यह प्रैक्टिस में ले, जब तक हम पूर्ण न हो, उसे हम धीरता कह सकते हैं। संबंध और उसके मूल्य में हम हर क्षण अवेलेबल होना ही धीरता है। हमारी इच्छा विचार आशा में वीरता, दूसरों को जो न्याय है वो हम उपलब्ध करा सके भौतिक और बौद्धिक शक्तियों द्वारा। इसमें जो बौद्धिक है वो हम हमारा जो स्वत्व है, हमारे न्याय धर्म सत्य का जो विचार है, वो हमारी बौद्धिक ताकत रहेगी। और भौतिक ताकत मतलब हमारी समृद्धि। धीरता का प्रमाण वीरता है। स्वयं में धीरता होना ही परस्परता में वीरता होना है। और जब इसकी परंपरा होती है उसे हम उदारता कह सकते हैं। उदारता हमारा भाव और उसमें आवश्यक वस्तु जो है उसमें उसको हम दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध करा पाए हमारे स्वधन से, उसे उदारता कहेंगे। हम हमारी हर सिचुएशन को धीरता, वीरता और उदारता से देख पाए, यही हमारी प्रैक्टिस रेंज है। अगर हम इसी का अभ्यास निरंतरता में करें तो हमें कृपणता, अधीरता, परिस्थिति से पलायन करने की जो चीज होती है वो हमें कम होती जाती है। समझने के लिए धीरता है, उसे अगर हम एनालिसिस करें व्यक्त करने के लिए, वो वीरता रहेगा। और इसका यूनिवर्सल रूप है उदारता। इनके बेसिक प्रैक्टिस से हमें विश्वास तैयार होता है जिज्ञासा के लिए। जैसे हम बाबा जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बाबा जी के घर पे जो भी व्यक्ति आता था उनके लिए वह खान पान, उनको जी लगाना, ये सब चीजें होती थी संबंधी जैसा। तो उस उस वक्त उन व्यक्ति में जिज्ञासा तैयार होता था कि यार ये क्या चीज है। तब
जब ये जिज्ञासा तैयार होता है तब हम उस व्यक्ति के योग्यता और पात्रता के अनुसार ये वस्तु हम उपलब्ध करा पाते हैं, दया कृपा करुणा से। और भैया ने इसको संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था से भी बहुत ही सुंदर जोड़ा था। जैसे एक से ज्यादा व्यक्ति में समझने के लिए धीरता की कृति होना ही संस्कृति है। इसको हम ऐसे देख पाते हैं, जैसे बचपन से वृद्धावस्था तक जो कृति होती है उसका जो एक बड़ा चित्रण होता है, बचपन, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, यही संस्कृति है। और इस कृति अनुसार हमारा जो व्यवहार होना है उसे हम सभ्यता कहेंगे। जैसे हम बचपन में बच्चों को संबोधन करना सिखाते हैं, उन्हें भाषा सिखाते हैं कि बड़ों से कैसे व्यवहार किया जाए, यही सभ्यता है। इसको हम आहार विहार व्यवहार भी कह सकते हैं। संस्कृति सभ्यता और विधि है नियम। नियम को ही हम विधि कहेंगे। जैसे चेतना विकास यही विधि है। व्यवस्था, विधि को साकार करना, उसे हम व्यवस्था कहेंगे। जैसे चेतना विकास को साकार करना है शिक्षा संस्कार। जो यहाँ पे शिक्षा संस्कार, विधि व्यवस्था, स्वास्थ्य संयम, शिक्षा संस्कार, विनिमय कोश, सुरक्षा, न्याय सुरक्षा, इन जो 5 आयाम है उनके साथ भी भैया ने बहुत अच्छे से जोड़ा था। जैसे चेतना विकास को हम साकार कर पाए उसे हम शिक्षा संस्कार कहेंगे। चिकित्सा विधि को साकार करना, उसके लिए स्वास्थ्य संयम है। आवर्तनशीलता की विधि है उत्पादन व्यवस्था। श्रम विनिमय की विधि है विनिमय कोश। पोषण संरक्षण की विधि है न्याय सुरक्षा। इन चीजों पर मेरा ध्यान गया। जया मासी, हो गया है जी मेरा। बेटा जी। जी हाँ। बेटा जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। छोटे बेटा जी को संभाल कर आपने अच्छे से मन लगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मासी जी। तो हमारे ये समझ में आया कि जो कृतज्ञ नहीं है वह संस्कृति और सभ्यता का वाहक बनने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता। जो संस्कृति सभ्यता का वहन नहीं करेगा वह विधि एवं व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता। तो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था का पालन करने के लिए मूल्यों का निर्वाह बहुत आवश्यक है। इसी कड़ी में हम योगेश भैया द्वारा मूल्यों का अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की कड़ी में मैं भैया को आमंत्रित करती हूँ। उससे पहले कल का जो सत्र हुआ जिसमें भैया ने ममता मूल्य पर प्रकाश डाला, उस सत्र का सार रखने के लिए मैं धर्मेंद्र भैया को आमंत्रित करती हूँ। धर्मेंद्र भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र पुणे से हूँ। श्रद्धेय बाबा जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही जिनके सानिध्य और श्रवण से मुझे मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में जीवन लक्ष्य, जीवन मूल्य, मानव मूल्य, परिवार मूल्य और वस्तु मूल्य के बारे में जो स्पष्टताएं हो रही हैं, उन श्रेष्ठ योगेश भैया जी के प्रति भी मैं अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मुझे कल जया दीदी से निर्देश प्राप्त हुआ कि मुझे ममता मूल्य पर अपनी समझ सार रूप में प्रस्तुत करनी है। मेरा दर्शन से अभी ठीक से परिचय भी नहीं हो पाया, फिर भी मुझे अवसर देने के लिए बहुत बहुत आभार जया दीदी। सभी उपस्थित परिवारजन को नमन करते हुए मैं अपनी समझ सार रूप में ममता मूल्य पर आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। सभी साथियों और योगेश भैया जी से निवेदन है
कि मेरी त्रुटियों पर ध्यान देकर उन्हें परिमार्जित करने की हमें सहायता प्रदान करें। भैया जी के माध्यम से हमने जाना कि पूज्य बाबा जी ने साधना और अध्ययन इन दोनों प्रक्रियाओं में कुछ मौलिक अंतर बताया है। पहला, साधना का मतलब है ध्यान, धारणा, समाधि। इन ध्यान, धारणा और समाधि जैसी प्रक्रियाओं से गुजरकर सच्चाई को पाना होता है। और अध्ययन का मतलब होता है जो अनुभव में आया है उन अनुभवों को शोधपूर्वक अपनाना होता है। तो हमारी जो विधि है, जो हम कर रहे हैं, जिसे अध्ययन विधि कहते हैं, तो साधना विधि से पहले अनुभव को प्राप्त करना होता है और फिर अभिव्यक्त होना होता है। और अध्ययन विधि में पहले अभिव्यक्तियां आती हैं, फिर अनुभव होगा। तो जो भी हम अभी कर रहे हैं वो अध्ययन है। तो मुझे दोनों में ये अंतर स्पष्ट हो पाया, साधना और अध्ययन में। अभी भैया जी ने हमसे बार बार अध्ययन करने को कहते रहते हैं। इससे हम सब में अभिव्यक्ति को कर पाने, यानी स्वयं को व्यक्त कर पाने की पहचान हो सकती है और हम अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं अध्ययन से। भैया जी का यह प्रयास ही है जिनसे हम सब में अध्ययन का महत्व स्थापित हो सकता है। अभिव्यक्ति का प्रधान आशय केवल बोलने से नहीं है, ऐसा भैया जी ने बताया, बल्कि इसके पीछे ये भी आशय है कि सोचना भी है। और सोचने के लिए जो विषय वस्तु है, जिसे हम जागृति कहते हैं, तो जागृति व्यक्ति द्वारा किया गया सच्चाई का जो अनुभव है, हम सब इस समय उसे ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो जागृति व्यक्ति द्वारा जो मूल्यों का अनुभव हुआ, इन्हीं मूल्यों के अनुभव को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से आज ममता मूल्य पर भैया जी का व्याख्यान सुना। मैं अपनी समझ यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। भैया जी बताते हैं कि स्थापित और शिष्ट मूल्य ये एक साथ होने वाला अनुभव है। शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य भी एक साथ होने वाला अनुभव है। इन सभी उपरोक्त मूल्यों का जो व्यवहार है उसे हम शिष्टतापूर्ण व्यवहार कहते हैं। और शिष्टतापूर्ण व्यवहार की प्रत्येक कड़ी में तृप्ति समाई रहती है। तो हम इसे ऐसे पहचान सकते हैं कि सभी अनुभव तृप्ति बिंदु हैं और ये तृप्ति बिंदु परस्परता में ही स्पष्ट होते हैं। जिसे भैया जी कहते हैं, बताते हैं कि इसे न्याय कहते हैं। इसमें आज जो ममता मूल्य का अनुभव भैया जी ने बताया, अनुभव और ममता मूल्य का व्यवहार में जो शिष्टता है, इसके प्रति जो मेरी समझ बनी है उसको मैं रख रहा हूँ आपके सामने। भैया जी कहते हैं हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक मूल्य को 3 बिंदुओं में समझने की जो कोशिश है। तो हमारे लिए इन सब मूल्यों की परिभाषाएं स्पष्ट होना आवश्यक है। तो इसी में भैया जी बताते हैं कि ये 3 बिंदु जो हैं, जिसमें पहला बिंदु है जीवन ज्ञान, अर्थात ये जो ममता मूल्य है, ये मूल्य अनुभव जीवन में ही होना है। ये मूल्य अनुभव शरीर में नहीं होता, भैया जी कहते। दूसरा बिंदु बताते भैया जी कि अस्तित्व दर्शन ज्ञान। तो इस मूल्य अनुभव अस्तित्व का दर्शन करना, अर्थात दर्शन का मतलब होता है दिखना, अस्तित्व का स्पष्ट रहना, होना। तीसरा बिंदु भैया जी कहते हैं कि मानवीयतापूर्ण आचरण। तो ममता मूल्य में इन तीनों बिंदुओं का स्पष्ट रहना
तो परिभाषा होती है स्वयं में से के लिए प्रतिरूप की सहज स्वीकृति, उसकी उत्सव और निरंतरता। तो ममता मूल्य स्वयं में से के लिए अनुभवगामी विधि से हमारी इच्छा विचार आशा में स्थापित हो जाना, इस प्रतिरूप की सहज स्वीकृति, यानी दूसरा मानव हमारे जैसा ही प्रतिरूप है या जो प्रतिरूप के रूप में जो मानव दिखते हैं, ऐसी स्वीकृति हमारे में होना। इसलिए जो ममता मूल्य की जो क्रिया है वो माँ के रूप में पहचानी जाती है। इस क्रिया का नाम ही माँ है। तो क्या कहता है माँ क्रिया में, क्या दिखता है माँ क्रिया में? अनुभवगामी विधि से हमारी कल्पना में माँ का मतलब है प्रतिरूपता को स्वीकारती है वो माँ, यानी किसी संतान को वो अपने सहज स्वीकारती है। तो इस प्रकार प्रतिरूपता सहज स्वीकृति, उत्सव और निरंतरता। तो प्रतिरूपता के भैया ने कुछ आयाम बताए, वो आयाम कौन कौन से हैं, उन आयामों पर भी हमारा ध्यान होना, तभी हम मानव होकर इन प्रतिरूपताओं को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे, इस ममता मूल्य का अनुभव भी कर पाएंगे। तो इस प्रतिरूपता के आयाम हैं, जैसे रूप का प्रतिरूप, जैसे हम मानव रूप हैं ऐसा ही दूसरा भी मानव रूप में है। तो मानव रूप का मतलब जैसे मानव ज्ञान अवस्था की इकाई है, ज्ञान अवस्था की इकाई का मतलब है वह ज्ञानाकार में है। तो ये स्वाभाविक है। अब हमारा ये आंखों से जो देखना होता है या देखना होगा, उससे ये प्रतिरूप आंखों से पार होने लगता है जब हम मानव को ज्ञानाकार के रूप में देखते हैं, समझते हैं। ज्ञानाकार का मतलब प्रत्येक मानव समझदार होने के लिए उसमें भाव, भंगिमा और उसकी मुद्रा और उसके अंगहार, ये सभी ज्ञानाकार होते हैं या बताते हैं। और ये आंखों में नहीं आता, लेकिन ये हमारी समझ में आना आवश्यक है। और यदि ये समझ में नहीं आता तो हम केवल आंखों तक सिमट के रहते हैं, तो फिर ये जो ममता मूल्य है ये मूल्य विकसित नहीं हो पाएगा। भ्रम की स्थिति के बारे में वर्णन करते हुए बाबा जी ने ये ध्यान दिलाया कि उस माँ का उदाहरण ही देते हुए कि माँ जब संतान को पैदा करती है तो उदारता कुछ समय तक बनी रहती है। जैसे जैसे संतान का आयु बढ़ता है वैसे वैसे माँ की उदारता संकीर्ण होने लगती है। प्रतिरूपता सहज रूप का मतलब रूप को भी आंखों के पार देख पाना, किस रूप में, अर्थात ज्ञानाकार के रूप में देख पाना। दूसरा आयाम भैया ने बताया गुण। गुण का मतलब है परस्परता में प्रभाव। जैसा हमारा प्रभाव होता है वैसा ही दूसरे प्रत्येक प्रतिरूप का मानव का भी प्रभाव होता है। तो इन प्रभावों को हम अच्छे से पहचान पाते हैं। तीसरा आयाम भैया जी ने बताया स्वभाव। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आयाम हमारी अभी की स्थितियों में, अभी के मानवों में लगभग ओझल है। इसलिए स्वभाव को ना समझ पाना यही हमारे अनुभव में बाधा है, इसलिए हम अनुभव से दूर भी हैं। चौथा आयाम भैया जी ने बताया कि धर्म। इस प्रकार प्रतिरूपता से स्वीकृति का मतलब है मानव ज्ञानाकार के रूप में और मानव परस्पर प्रभावित होता और करता है, यानी ये गुण है। तीसरा मानव का स्वभाव भी है और चौथा है मानव सुख धर्मी है। तो इन चारों आयामों की जब सहज स्वीकृति, अनुभव प्रतिरूपता सहज स्वीकृति और इसका उत्सव और उसकी निरंतरता, यानी जब अनुभवगामी विधि में हम इस परिभाषा को हमारी इच्छा विचार आशाओं में रोपित कर पाते हैं, हमसे जो दूसरा मानव है उसको हम प्रतिरूपता से स्वीकारने का प्रयास करेंगे,
तो बाबा जी ने आश्वासन दिया कि ऐसा जब हम स्वीकार पाते हैं तो अपने में उत्सव होता है। प्रतिरूपता को देखकर जो उत्सव होता है, यह अभ्यास का एक गहरा मुद्दा है कि दूसरे व्यक्ति को प्रतिरूपता से देखकर और हमारे में जो उत्सव होना है। तो भैया जी बताते हैं कि हम आज के समय में एक दूसरे को देखकर उत्सवित नहीं होते, अर्थात परेशान होते हैं, हमें तनाव आता है, हम एक दूसरे को ज़्यादातर देखना ही नहीं चाहते बल्कि दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। और अगर हम वैसे ही अस्तित्व के नियमों से देखें तो इसमें कुछ भी सफल होते नहीं दिखाई देता। इसलिए इन सभी मुद्दों की हमें गहरी पीड़ा होती है, पीड़ा आती है। बचपन में हमें ये सभी उत्सव और ममत्व के खूब सारे उदाहरण देखने को मिले होंगे, परंतु जैसे जैसे हम बड़े हो गए वैसे वैसे इन मूल्यों में परिवर्तन आने लगा और प्रतिरूपता सह स्वीकृति जो है, ये सोच विचार हमसे बोझिल हो गया, या हम ऐसे नहीं सोचे, एक बोझ के रूप में सोचते। एक व्यक्ति एक व्यक्ति के लिए बोझ है, ऐसा ही अब हमारे अनुभव में आ रहा है। भ्रम की स्थिति, क्योंकि स्वयं को हम शरीर मान चुके हैं और हम अपनी ही प्रति इतने सम्मोहित हो चुके हैं कि हमें दूसरे के प्रतिरूपता जो है ऐसा लगता है कि बहुत दूर की बात है, यानी दूसरा व्यक्ति। तो उत्सव की निरंतरता पर क्या कहें, भैया जी कहते हैं तो प्रतिरूपता सह स्वीकृति, ये और प्रतिरूप को स्वीकार करने से हमारे उत्सव में जो खिलता है और उसकी जो निरंतरता का अभ्यास होना है, यही स्थापित मूल्य है। और ये स्थापित मूल्य है, इसका विकल्प नहीं होता। यानी स्थापित मूल्य क्यों है? क्योंकि स्थापित संबंध है, माता पिता पुत्र पुत्री, इस संबंध में माता पिता द्वारा ममता मूल्य का निर्वाह होता है। क्योंकि माता पिता संतान को अपने जैसा प्रतिरूप सोचते हैं और प्रतिरूपता सहज उनमें स्वीकृतियां भी होती हैं, इसलिए माता पिता संतान को देखकर उत्सवित होते हैं। कुछ क्षणों के लिए ही सही, पर ये झलकता है, इसकी निरंतरता नहीं है अभी, क्योंकि इन मूल्यों का स्वयं में अनुभव नहीं हो पाया। अनुभव क्यों नहीं है? क्योंकि इसका विचार ही नहीं है। विचार क्यों नहीं है? क्योंकि वृत्ति में न्याय धर्म सत्य, यह विचार ही नहीं है, ऐसा हमको लगता है। भैया जी बताते हैं, ये बाबा जी ने हमें पॉइंट आउट करके हमारे सामने रखा है। इस प्रकार थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब वृत्ति में विचार नहीं है, इसलिए चित्त में चित्रण नहीं है, इनके प्रयोजन नहीं है, और इस प्रकार से बुद्धि और आत्मा, इस आत्मा में अनुभव और बुद्धि में प्रमाण बोध, तो मन वृत्ति और चित्त, बुद्धि और आत्मा, ये जो जीवन के 5 बल और शक्तियां हैं, इन 5 बल और शक्ति में जो मध्यांश है यानी आत्मा, उसमें अनुभव होना है। और ऐसे अनुभव के लिए मन वृत्ति चित्त बुद्धि की योग्यता विकसित होना, यही गुणात्मक परिवर्तन या चेतना विकास है। ये बाबा जी ने हमें पॉइंट आउट करके दिया है। इसलिए कुछ क्षणों के लिए माता पिता पुत्र पुत्री संबंध में जो प्रतिरूपता से स्वीकृतियां हैं और उत्सव की स्थितियां हैं, ये क्षण मात्र के लिए ही झलकती हैं और हम इसीलिए कंफ्यूज हैं। ये जो झलकना है, ये कहाँ होता है? ये आंखों में है, अर्थात हमारी आंखों में हमारी संतान का प्रतिबिंब बनता है। क्या ये वो प्रतिरूप है, या ये जो प्रतिबिंबन है, ये गहरे में जीवन में इच्छा विचार आशा में प्रतिबिंबित होकर संतान के बारे में न्याय धर्म सत्य का विचार, और उस अर्थ में ये जो शरीर रूपी साम्यता दिख रही है, उसका पोषण और संरक्षण ये प्रतिबिंबित होता है। इसके बारे में हम कंफ्यूज हैं। तो जो संवेदनाएं झलकती हैं, कभी हम
उसको उत्सव कहेंगे तो इस प्रकार कार्यक्रम निकल कर नहीं आ पाते। तो जो कार्यक्रम निकल कर आ रहे हैं आजकल, उसमें भंगुरता दिखाई देती है। इसलिए इन कार्यक्रमों में ममता मूल्य का अनुभव नहीं हो पाता, या अनुभव हो ही नहीं पा रहा, या अनुभव के लिए कोई प्रेरणा ही नहीं बन पाती, या बन ही नहीं रही है। इसको भैया जी कहते हैं, या उनको लगता है कि हम सबको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो स्थापित मूल्य, ममता, क्योंकि इसमें स्थापित संबंध है। स्थापित संबंध क्यों है? क्योंकि मानव का जन्म ही परिवार में होता है, और परिवार एक व्यवस्था है। व्यवस्था है इसलिए स्थापित संबंध है, और इसकी सार्वभौमिकता है क्योंकि हम अकेले परिवार में पैदा ही नहीं हुए हैं। जितने भी मानवों को हम देख पाते हैं, उन सभी का जन्म परिवार में हुआ है। इसलिए परिवार की सार्वभौमिकता, परिवार व्यवस्था की सार्वभौमिकता, और इस सार्वभौमिकता का जब हम स्वरूप देख पाते हैं, तब हमें समाज व्यवस्था समझ में आती है। तो परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था, इसे जब हम समझते हैं, तब हमको लगता है, भैया कहते हैं, कि हम अच्छे से स्थापित संबंध और स्थापित संबंधों में स्थापित मूल्यों को समझ पाएंगे। और प्रारंभ से ही मूल्यों को समझने के लिए संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है, सभ्यता का जो कॉन्सेप्ट है, विधि और व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है, उसका आना आवश्यक है। व्यवस्था की कॉन्सेप्ट समझना आवश्यक है। व्यवस्था में परिवार की कॉन्सेप्ट समझना आवश्यक है। परिवार में संबंधों का आना आवश्यक है ही, और ये जो संबंधों में जीना है, उसके लिए जो मूल्यों की कंसेप्ट है, उसे भी समझना आवश्यक है। ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि अभी हम जैसे भी हैं, आजकल की जो स्थिति है, बिना दर्शन की रोशनी में हम प्रत्येक व्यक्ति अपना ये आकलन कर पाते हैं, या आकलन कर सकते हैं, कि हम सबको ये महसूस होता है, वो है रिक्तता। जो भी आज हम जिंदगी का अनुभव कर पा रहे हैं, इस अनुभव से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इस अनुभव की एक भंगुरता है, क्षणिकता है, ये समझ में आती है। और हमें एक गहरा अनुभव चाहिए। उस गहरे अनुभव को अपन शायद शब्द नहीं दे पा रहे। एक साधारण शब्द है गहराई का। हमको सभी जो अनुभव मिल रहा है, उससे अधिक का अनुभव चाहिए। और ये अधिक क्या है? ये जो मूल्यों का हम अध्ययन करते हैं या कर रहे हैं भैया जी के माध्यम से, ये मूल्य ही अधिक हैं। तो अभी जो हमें अनुभव में आ रहा है, इस अनुभव से अधिक होना, अधिक अनुभव इन मूल्यों में ही होगा, या इनमें ही होता है। इसलिए मूल्यों का रोपण हमारी मानसिकता में होना आवश्यक है। इस स्थिति में हमारी जो गतियां हैं या गतियां होंगी, वो अधिकता की ओर ही होंगी। यही अधिकता स्थिर, टिकाऊ, निरंतर, और उसको बाबा जी ने सच्चाई का जो अनुभव के रूप में हमें वर्णन किया है। तो इस प्रकार हम ममता मूल्य को स्थापित मूल्य अपने में स्पष्ट और स्थापित कर सकते हैं। ये भैया जी से हमने जाना। मुझे सुनने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ करें, कुछ सुधार हो बताएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत अभिनंदन। आपने बहुत ही डिटेल कल के प्रस्तुति का सार रखा, बहुत बढ़िया। इसी को आगे जोड़ते हुए मैं योगेश भैया को निवेदन करती हूँ कि वो ममता मूल्य का शिष्ट मूल्य जो उदारता है, उस पर प्रकाश डाले। योगेश भैया, आपका ओके, स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते सभी को। आवाज आ रही है? जी भैया। ओके, एक बार आवाज चेक कर लेते। तो स्क्रीन शेयरिंग पर हम लोग उदारता का अ, परिभाषा को समझते हैं। तो स्थापित मूल्य
ममता और शिष्ट मूल्य उदारता। तो ये जो शिष्टता है, इस शिष्टता को हम अभ्यास के रूप में कैसे समझेंगे अनुभवगामी विधि में, और अनुभव मूलक विधि में उदारता कैसे निरंतर व्यक्त होती है, ये हम परिभाषा से समझेंगे। और अनुभवगामी विधि में हम इसका अभ्यास कैसे करेंगे, इसको समझने का प्रयास करें। जैसे आपकी स्क्रीन पर है, प्रतिफल अपेक्षा विहीन कर्तव्य दायित्व वहन तन मन धन अर्पण। प्रतिफल अपेक्षा विहीन, ये महत्वपूर्ण है। जैसे प्रतिरूप की स्वीकृति है, और प्रतिरूप की स्वीकृति को हम उदारता से व्यक्त करते हैं, तो हमें प्रतिफल अपेक्षा नहीं रहती। और कर्तव्य और दायित्व का वहन होता है। तो अब हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कर्तव्य क्या है और दायित्व क्या है। तो जैसे प्रतिरूप है, प्रतिरूप को हमने समझने का प्रयास किया, मानव का चारों आयाम में प्रतिरूप। तो यह प्रतिरूप दायित्व बोध को पहले समझते हैं, यानी उदारता पूर्वक जब हम व्यक्त होंगे संबंध में, तो संबंधी को समझ की रोशनी में इस प्रतिरूप को हम समझा पाए। क्या समझा पाए? तो यह एक मूल्य है जो प्रतिरूप, यानी जो दूसरा शरीर है, उस शरीर को पालन पोषण की समझ होना, यानी पालन पोषण की समझ सहित शरीर का पोषण है, ये प्रतिफल अपेक्षा विहीन हुआ, ये दायित्व है। तो समझ की रोशनी में होना है, ये दायित्व बोध। और कर्तव्य, जैसे शरीर में जो सेवा शुश्रूषा पोषण है, इसके लिए जो अनेकों प्रकार की कृतियां हम करते हैं, वे सभी कर्तव्य कहलाएंगे। अब हम उसको उदाहरण लेकर के समझते हैं। जैसे माता पिता पुत्र पुत्री, इस संबंध में उदारता को समझने का प्रयास करते हैं। तो माता पिता का दायित्व है कि जो प्रतिरूप रूपी संतान है, उस संतान को समझ की रोशनी में शरीर का पोषण संरक्षण भाव को वस्तु के रूप में अर्पित कर पाना। अब हम इसमें कई सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे बचपन से लेकर तो वृद्धावस्था तक प्रत्येक अवस्था से शरीर गुजरता है, और उस प्रत्येक अवस्था में शरीर का जो पोषण संरक्षण है, उसके नियम पर भी हमको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जैसे शिशु का शरीर के लिए हम अनेकों प्रकार की कृतियां
परिवार में तैयार करते हैं, मालिश से लेकर, गुटी से लेकर, उनको दिया जाने वाला आहार को लेकर, ये सभी जो हम करते हैं, इसमें शरीर साधन है, ये दायित्व बोध, और शरीर व्यवस्था की समझ, ये दायित्व बोध है। और जैसे जैसे फिर ये अवस्था से आगे बढ़ते, किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था के लिए फिर अलग खान पान। तो यहाँ पर हमको अभी समझ में आता है कि छोटे बच्चे तो 3 वर्ष के, जब तक कि उसमें चॉइस नहीं डेवलप होता, तब तक जो हम खिलाते हैं वो खाते हैं। लेकिन जैसे ही चॉइस बन गया, वहां से फिर हमारा एक प्रकार से हिलना डुलना शुरू होता हुआ नजर आता है। जो बच्चे के पसंद का है, बच्चे को खुश रखने के लिए हम उसके पसंद की चीजें करने लगते हैं, तब शरीर के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, यह भाग हमसे छूटता हुआ नजर आता है। और यहाँ से दायित्व की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने नजर आती है। और आगे युवावस्था में तो चॉइसेस इतने गहरे हैं कि उनको बदलना या आवश्यकीय होते हुए भी माता पिता वो दायित्व बोध कराने में आज तो असफल दिखते हैं। इस प्रकार शरीर की पोषण की समझ ना होना, ये एक हमारे लिए सोचने का मुद्दा है। तो दायित्व छूट गया, फिर धीरे धीरे हमको जो उदारता का सुख मिलना है, वो भी छूटता जाता है, और उसका प्रभाव हम कर्तव्य निर्वहन में दिखते हैं। जैसे संतान की पसंद का यदि ना बना पाए, और संतान ने हमारे जो कृतियां हैं, जो हमने परोसा है, उस पर यदि संतान नाखुश है, तो हमको कर्तव्य में भी मजा नहीं आता। ये आज की समीक्षा है। और आज प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार में खान पान को लेकर काफी क्लिष्टताएं बनी हुई हैं। घर में 4-5 सदस्यों की अलग अलग प्रकार की रुचियां, और इन रुचियों में कोई तालमेल ना होने के कारण जो उदारता है, ये उदारता अभी अटकी हुई नजर आती है। और इसलिए भोजन गृह में, यानी हमारी पाकशाला, परिवार में जो किचन है, पाकशाला है, वहां पर हमें काफी अशिष्टताओं का सामना करना पड़ता है। पहले ये धीरे धीरे अशिष्टताएं, और फिर जब हमारे जैसे बड़े हो जाते हैं, तो फिर इन्हीं अशिष्टताएं या जो खान पान है, वो मान सम्मान से जुड़ गया। यानी जिसको जो पसंद है वो दिया तो मान, जिसको जो पसंद नहीं है उसको खाना पड़े तो अपमान। तो ये स्पष्ट हो गया कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा की रोशनी में, या चेतना विकास की रोशनी में जीवन ज्ञान होना अनिवार्य है। यानी जीवन शरीर का दृष्टा है, और ब्रह्म की स्थिति में शरीर के दबाव में जीवन है। इसलिए हमको उदारता स्पष्ट नहीं होती। तो जैसे दायित्व बोध छूट गया, वैसे कर्तव्य भी छूट गया। अब जो बचा वो है प्रतिफल अपेक्षा। और ये तो आज जो मूल्य परिवर्तन समझ में आ रहा है कि भाव की जगह पर
सुविधा मूल्यवान लगने लगी। तो ये जो कर्तव्य दायित्व तो बहुत दूर रह गए। जो भी परिवार में पालन पोषण है शरीर के अर्थ में ही, वो सभी सुविधा केंद्री हो गया, और सुविधा के बदले सुविधा, ये आज प्रतिफल अपेक्षाएं हैं। और इसी से हमारा जो ममता भाव है स्थिति में, वो अटक सा गया और उदारता संकीर्णता या कृपणता में बदल गई। तो जब परिवार में हम इस प्रकार का स्थिति देखते हैं, तो अगर हम समाज में देखेंगे तो आज समाज में उदारता का जो स्थिति है वो काफी शत विक्षत पड़ा हुआ है। तो फिर ये जो प्रतिरूप की स्वीकृति है और उसके उत्सव की निरंतरता है, ये एक तरह से उन्माद में बदलता हुआ नजर आया। और खाने पीने जैसी मौलिक वस्तुएं जो धरती से हमें प्राप्त होती हैं, इन सब का किसी जगह पर कमी है जिसको हम कुपोषण कहते हैं, और किसी जगह पर उसका उन्माद है, यानी एक अलग प्रकार का कुपोषण। और उसका जो प्रभाव है, वो प्रभाव हमें हमारे शरीर स्वास्थ्य पर नजर आता है। छोटे बच्चे से लेकर आज प्रौढ़ावस्था तक या वृद्धावस्था तक हम स्वास्थ्य को लेकर काफी आज परेशान नजर आते। उसका कारण अब हमको समझ में आ रहा है कि बिना शरीर व्यवस्था के, समझ के, और बचपन से ही जो हमारा पालन पोषण हो गया, उससे शरीर में जो व्यवस्था होनी है, उस व्यवस्था की जगह पर शरीर अव्यवस्थित हो गया, और हमारा हमारे ही शरीर के बारे में विश्वास अब नहीं होता। इसलिए हम प्रत्येक मूल्य की चर्चा में संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। तो आज परिवार में उदारता की संस्कृति, उदार व्यवहार, ये अभाव में देखने को मिल रहा है। अब हम इसको सही कैसे करें? तो सही करने के लिए हमारी इच्छा, विचार, आशा में प्रत्येक मूल्य का भाव रोपित करते हुए और हमारे व्यवहार में शिष्टताओं को अभ्यास करना हमें प्रारंभ करना होगा। तो उदारता मूल्य का अभ्यास, एक दो अभ्यास हम लोग आज चर्चा कर सकते हैं। जैसे दायित्व में अब हमारे सभी प्रौढ़ परिवार के, उनको शरीर नियमों का अभ्यास अनिवार्य है। शरीर व्यवस्था का अभ्यास अनिवार्य है, जो चिकित्सा क्षेत्र में भी नहीं हो रहा है। शरीर व्यवस्था का अध्ययन ऐसा माना जाता है कि चिकित्सा क्षेत्र में है, परंतु चिकित्सा क्षेत्र में रोगों का अध्ययन है। तो फिर ये मान्यता बनी कि शरीर तो रोगग्रस्त होना है, फिर स्वस्थता वाला भाव ये कैसे विकसित हो? तो हम अस्तित्व सहज समझने की कोशिश करते, तो शरीर एक व्यवस्था है ये समझ में आता है, और मजबूत व्यवस्था है। प्रत्येक अंग अवयव का यदि तालमेल देखेंगे जो अपने आप होता है, ये एक परफेक्ट व्यवस्था है। और ऐसे व्यवस्थित शरीर को
इन नियमों को समझना, तो फिर अगर मैं अंग्रेजी शब्द में कहूँ तो एनाटॉमी समझना, फिजियोलॉजी समझना, और इसे शिक्षा से समझना, ये एक अनिवार्य है सभी प्रौढ़ों के लिए। ऐसा एक अभ्यास, और आवश्यकता पड़ने पर फिर उसमें कोई औषधियों का नियोजन, और आवश्यकता पड़ने पर, जैसे आज एलोपैथी है, इसमें कोई अंग अवयव क्षतिग्रस्त हो गया तो उसको हम कुछ सर्जरी जैसा इलाज करते हैं, पर ये कितना रेयर है ये आज हम सहज रूप में निकाल सकते हैं। यानी हमारे शरीर के साथ सर्जरी करना ये कोई सामान्य सी बात नहीं है, ऐसा यदा कदा होता है। परंतु उसमें भी अगर हम देखने जाएं तो व्यवस्थित शरीर का पोषण संरक्षण होने पर दीर्घायु शरीर और स्वस्थ शरीर, यही प्रकृति से हमें प्रेरणा मिलती है। प्राकृतिक नियमों में हस्तक्षेप होने से आज सर्जरी जैसी गहन स्किल आज एक तरह से ऐसा लगता है कि सामान्य हमारी चर्चाओं में आ गया, जबकि सामान्य औषधियों से ठीक होने की बात हम सभी स्वीकार भी करते हैं। इस प्रकार से अब बेसिक से ही, यानी मौलिक मुद्दों से ही अब हमको समझना प्रारंभ करना होगा कि शरीर व्यवस्था है और उसकी अवस्थाएं हैं, और उन अवस्थाओं में गुजरता हुआ शरीर और उस शरीर में होने वाले बदलाव और उन बदलावों की समझ हमारे परिवार में संस्कृति के रूप में आना, ये एक हम सबका दायित्व समझ में आता है। अब इस दायित्व बोध से हम कर्तव्यों का निर्धारण कर सकते हैं। कर्तव्यों के निर्धारण में दिनचर्या, जैसे एक सामान्य दिनचर्या है, जल्दी उठना, जल्दी सोना, जो दिन के प्रहर होते हैं, इन प्रहर में भूख लगने पर खाना। तो अब सबकी अलग अलग भूख लगे तो भाई, तो फिर परिवार कैसे रहेगा? तो फिर उसमें हम कुछ नियोजन करते हैं और धीरे धीरे शरीर को अभ्यस्त कराते हैं। और ये अभ्यास में जैसे श्रम अनिवार्य है, ऐसा हमको समझ में आता है। इस तरह दायित्व के समझ से और कर्तव्यों का निर्धारण करते हुए, और इन सब के मूल में प्रतिफल अपेक्षा विहीन होना, ये हम सबके लिए उदारता का व्यवहार, उदारता की शिष्टता, यदि हम वहन करते हैं तो उदारता का सुख, ये इन सभी कर्तव्य और दायित्व वहन में हमें सहज रूप में देखने को मिलेगा। अभी सबके लिए 3 साधन प्रयुक्त होते हैं। एक साधन है तन, एक साधन है मन, और एक साधन है धन। तो तन का नियोजन होना, मन का नियोजन होना और धन का नियोजन होना, इस प्रकार से उदारता की शिष्टता परिवार में सभी प्रौढ़ निर्वाह करते हैं तो अपने आप ही परिवार में एक कल्चर, संस्कृति तैयार होने लगती है। और तदनुसार फिर छोटे, हमसे जो छोटे हैं, वो अपने आप ही उसका अनुकरण करने लगते हैं, उसको स्वीकारने लगते हैं, और एक उत्सव का माहौल हमारी पाठशालाओं में
हमेशा देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि प्रौढ़ों में ही कंफ्यूजन्स हैं, जैसा कि अभी हमने समीक्षा के रूप में अभी हुआ, तो फिर छोटों में अनुकरण में मन में संदेह पैदा होता है। और इस पर विशेष करके खान पान पर तो कम से कम भारत में अनेकों प्रकार का काम किया हुआ है, काम पहले ही किया हुआ है। हमें उन सभी जो कृतियां हैं, उन कृतियों को समझ की रोशनी में अलाइन करने की आवश्यकता है। और प्रत्येक रीजन वाइज जो जो रीजन है भारत देश का ही अगर अपन कहें, तो जो पहाड़ का रीजन है, जो पठार का रीजन है, जो कोस्टल रीजन है, प्रत्येक रीजन में प्रकृति में व्यवस्था है कि हम कैसे शरीर को प्रकृति के अनुकूल बनाए रख सकते हैं और अंतिम सांस तक शरीर से अपन काम कर सकते हैं। कौन सा काम करना होगा? तो शरीर से सत्य को व्यक्त करना या शरीर से प्रमाणित होने के लिए शरीर साधन का हम प्रयोग करते हैं। ये शरीर व्यवस्था का एक प्रधान समझ हमको समझ में आ रहा है। इसलिए स्थिति में ममता स्थापित मूल्य के रूप में और शिष्ट मूल्य में गति के रूप में उदारता, इन मूल्यों से हम प्रत्येक मानव के प्रति ममता और उदारता के साथ प्रस्तुत होते हैं और उसके लिए जो आवश्यक जीवन शैली है, उस जीवन शैली को अपनाते हैं। और इसके लिए समृद्धि पहले से ही प्रकृति में है, केवल हमें संपादन करने की आवश्यकता। उदाहरण के लिए अभी गर्मी का सीजन है, तो हम सबको ये परिचय है, हालांकि आज की पीढ़ी को, ये छोटे बच्चों को शायद उसका परिचय ना होगा, लेकिन हमको सबको परिचय है कि भारत में आम, खाने वाले आम, उसकी समृद्धि कितनी है। विशेष करके जो खट्टे मीठे आम होते हैं, आप में से कईयों को याद होगा कि कहीं मेहमान नवाजी होती है तो एक बाल्टी भर आम खाया जाता है। तो आम का यदि हम विश्लेषण थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, तो उस हृदय में बलवर्धक है, सारक है, और इसी सीजन में आता है और भरपूर आता है। छोटे बड़े बूढ़े सभी आयु के व्यक्ति और आम को पसंद करते हैं, और एक दूसरे को खिलाना ये उदारता है। और वो उसी आम की स्थिति आज की स्थिति में देखिए कि हम उदारता पूर्वक तो नहीं खिला पा रहे, क्योंकि स्रोत से हम इतने दूर आ गए। बाजार देखकर या बाजार में लदा हुआ आम देखकर कोई समृद्धि की फीलिंग नहीं आती। जो एक आम के भरे पेड़ के नीचे जब हम आम खाते हैं, ऐसा लगता है आधा पेट तो पेड़ देख के ही भर जाता है। बचा हुआ हम आम खाकर तृप्त होते हैं और एक दूसरे को खिलाकर तृप्त होते हैं। आम का उतारा, ऐसा कहते हैं, जामुन से होता है। जामुन भी भर भर के आता है। और अगर हम पूरा साल भर का सीरीज देखेंगे तो आम है, जामुन है, बेर है, अमरूद है, पपीता है, अनार है, चीकू है, अनेकों प्रकार के फल पेड़ में लदते हैं। कटहल है। एक समृद्धि हमको समझ में आती है और केवल संपादन होना है।
और खिलाना है, ये उदारता। यानी प्रकृति की संपादित वस्तु को बौद्धिक नियोजन करते हुए उसमें जो सीजन आता है, सीजन के अनुसार, ऋतु के अनुसार यदि हम इस चीज को भरपूर सेवन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ये हमारे अनुभवों में कितना है कितना नहीं है, ये सब जांचने की जरूरत है। तो उदारता के लिए बहुत पैसा लगता है ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा, श्रम लगता है, ये बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अनाज के बारे में, ऐसे ही दूध के बारे में, ऐसे ही सब्जियों के बारे में, जैसे जैसे हम उस पर काम करते जाते हैं, श्रम से यदि सब्जी उगाएं तो सब्जी भी इतनी आती है कि शायद एक परिवार खा ना पाए। आज की स्थिति तो काफी शोचनीय है। आज किसी को खाना खिलाना अपने घर में, इसका मतलब काफी सारा प्लान करना पड़ता है। किसी को घर पे बुलाना ये काफी स्ट्रेसफुल हो गया। जिस प्रकार का जीवन शैली है, एक तो एक दूसरे के यहाँ जाना ये स्ट्रेसफुल है, फिर खाना ये स्ट्रेसफुल है, पचाना और स्ट्रेसफुल है। और इन स्ट्रेसेस में हमारे परिवार के बच्चे कैसे पल रहे हैं, इसका अपन सहज ही कल्पना कर सकते हैं। ऐसे में जो मौलिक मूल्य है, ममता और उदारता की स्थितियां, ये हमको एक बार पुनर्विचार योग्य है। तो जैसे जैसे हम प्रकृति की ओर समझ बढ़ाते हैं, वैसे वैसे वह उदारता संपादन करते हुए, कुछ प्रक्रियाएं उसमें करते हुए, और हम मानव शरीर को यह अर्पण करते हैं, तो स्वस्थ मानव शरीर की परंपरा हमें देखने को मिलेगी। आज हमारी माएं हमसे ज्यादा कार्यक्षम है, ये समझ में आ रहा है, और हमारे संतान से अधिक कार्यक्षम हम हैं। इस प्रकार कार्यक्षमता का ग्राफ उल्टा चल रहा है। हमारी संतान में आधा घंटा भी शारीरिक श्रम करने की क्षमता नहीं है, तो शरीर, आने वाली पीढ़ी का शरीर मजबूत होने के बजाय कमजोर हो रहा है। तब समझ में आ रहा है कि अब हमें ममता मूल्य और उदारता मूल्य पर ये हमारे मानसिकता में रोपण करते हुए और शरीर व्यवस्था के लिए काम करने के लिए तैयार होना, उसकी जो प्रेरणा है वो ममता मूल्य। आज की इस सेशन में आज इतना ही। कल हम सम्मान मूल्य पर चर्चा करेंगे, और यदि कल और आज की चर्चा में आपके मन में कोई प्रश्न हो ममता और उदारता पर, उसकी हम चर्चा कल के सत्र में कर सकते हैं। आज की प्रेरणादायी उपस्थिति के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, नमस्कार। धन्यवाद भैया जी, नमस्ते सभी को।